नमस्कार, मैं रानी लता भदौरिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का पाठ 3 अपवाह तंत्र। अपवाह अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह प्रतिरूप एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थल शैल संरचना पर आधारित है। अपवाह प्रतिरूप के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं: वृक्षाकार अपवाह, जालीनुमा अपवाह, अभिकेंद्रीय अपवाह और अरीय अपवाह। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसी अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। अपवाह संबंधी परिभाषाएं। जल विभाजक कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पहाड़ी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाता है। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी तथा जल संभर बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। भारतीय अपवाह तंत्र भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जाता है: अरब सागर का अपवाह तंत्र व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा अलग किए गए हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। भारतीय अपवाह जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर इस आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्यम नदी द्रोणी इनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। तीसरा, लघु नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। आप जैसा कि मानचित्र में भी देख सकते हैं, भारत की मुख्य नदियाँ। भारत की मुख्य नदियों में अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखते हैं तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ, और यदि हम दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी एवं उनकी सहायक नदियाँ। इन नदियों के विषय में हम आगे विस्तार से देखेंगे।
भारतीय प्रवाह तंत्र हिमालयी प्रवाह, प्रायद्वीपीय प्रवाह और अंतः प्रवाह। हिमालयी प्रवाह में सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह, ब्रह्मपुत्र अपवाह और प्रायद्वीपीय अपवाह में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाह में झीलों में गिरने वाली नदियाँ और मरुस्थल में समाप्त होने वाली नदियाँ शामिल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयी अपवाह। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। ये नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि इस कारण इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। इंडो ब्रह्म नदी के अपवाह तंत्र। इंडो ब्रह्म नदी के 3 अपवाह तंत्र हैं। पहला, पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ। दूसरा, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खब्बान अथवा शेरमुख भी कहते हैं। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रास। अंततः ये नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियाँ हैं खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा और संगर। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती हैं। पाकिस्तान में झंग के निकट ये चनाब नदी से मिलती है। चिनाब, ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी 1180 किलोमीटर बहती है।
रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये नदी निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। व्यास नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिकी के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती हैं। यहाँ इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है, इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ये मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपद हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार हैं, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती हैं, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसमें रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में ये दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यमुना नदी, इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है। ये प्रयाग, इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, वाकेन, हिंडन, रिंद और सेंगर, वरुणा, गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी ये महाचाचुंगी हिमनद से निकलती है तथा सिला सेती व वेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत ये शीश पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती हैं। शारदा नदी, काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। रामगंगा नदी गैरिसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद ही अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट एक गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। महानंदा
गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। सोन नदी। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। चंबल नदी। चंबल नदी मुख्यतः यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रिवाइन भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से ये पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। मध्य हिमालय में नामचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपाद में यह सिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कमेघ, मानस व संकोश हैं। सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद ये जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और ये बारहमासी नहीं हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। पहला, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों और नदी का सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरत पदार्थों से मूल दरारों को भर रही हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ये नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है।
गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। ये 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। पोलावरम के दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44 कर्नाटक और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41 कर्नाटक और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। तापी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसकी अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। सबसे सर्वप्रथम शेत्रुंजी एक नदी ऐसी ही नदी है जो अमरावली जिले में डलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरना नदी निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2.209 वर्ग किलोमीटर है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक का नाम मांडवी है और दूसरा जुआरी। भरतपुजा ये केरल की बड़ी नदी है। अन्नामालाई पहाड़ियों से निकलती है और इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5,243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केरल की अन्य उल्लेख्य नदी है पाम्बा। ये उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बानाद झील में जा गिरती है। पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। बहुत ही छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है।
स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, वामसाधारा, पेनर, पालार और वेगाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती हैं। नदी बहाव प्रवृत्ति। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी हैं क्योंकि ये अपना जल सिर्फ बर्फ़ पिघलने से ही नहीं प्राप्त करती बल्कि वर्षा का जल भी इन्हें प्राप्त करता है। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती, इससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। यदि उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वतों से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। जल उपलब्धता के आधार पर हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी हैं क्योंकि हिमनद व वर्षा से इनको जल की प्राप्ति होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं क्योंकि ये मानसून वर्षा पर ही निर्भर करती हैं। परिवहन की दृष्टि से हिमालय से निकलने वाली नदियां समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रवाहित होती हैं। ये नदियां जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां असमतल, ऊबड़ खाबड़, पथरीले भागों में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। अतः प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से ये अनुपयोगी हैं। अप्रवाह क्षेत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र बहुत ही छोटे हैं, जैसे कृष्णा और कावेरी नदियों के। स्थलाकृति। ये नदियां काप मिट्टी का निक्षेप कर विशाल समतल उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियां छोटे छोटे परंतु उपजाऊ डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती हैं। जल विद्युत व्यय। इन नदियों के हिमालय से निकलने वाली नदियों के समतली मैदानी भागों में प्रवाहित होने के कारण प्राकृतिक जलप्रपातों का अभाव पाया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां असमतल, ऊंचे ऊंचे पथरीले भागों से प्रवाहित होती हैं और अपने मार्ग में प्राकृतिक प्रपातों का निर्माण करती हैं। सिंचाई क्षमता। हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी और सदा नीरा नदियों के प्रवाह क्षेत्र समतल हैं, अतः इनसे नहरें निकालना बहुत सरल है। सदा नीरा न होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियों से नहरें नहीं निकाली जा सकती, अतः इनसे सीमित क्षेत्रों में ही सिंचित कार्य संभव हो पाया है। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। नदी जल उपयोग से संबंधित बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल का प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुबंध जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की और बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। अब आज के समय में देखा जाए तो नदियां बहुत प्रदूषित हो रही हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाए। धन्यवाद। आशा है कि आपको पाठ समझ आया होगा।